हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो निम्मी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर की इस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं मशीनिस्ट ट्रेड के यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो आज की वीडियो में हम मशीनिस्ट फर्स्ट ईयर के सेट 1 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में ऑलरेडी हमने फिटर को कंप्लीट कर लिया है, वेल्डर का एक सेट डिस्कस किया था। आज यहाँ पर हम मशीनिस्ट सेट 1 को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उसको भी देख करके आप फिटर से रिलेटेड अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। चूंकि फिटर टर्नर मशीनिस्ट के पेपर ऑलमोस्ट सेम होते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन एक दूसरे में कॉमन देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे फिटर के तो उसको भी देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच कम्स अंडर द मशीन सेफ्टी, मशीनों की सुरक्षा के तहत इनमें से क्या आता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको मशीन सेफ्टी के बारे में बताना है। आप सभी को पता है जनरली सेफ्टी 3 प्रकार की होती है, स्वयं से संबंधित सुरक्षा, वर्क प्लेस से संबंधित सुरक्षा और मशीन से संबंधित सुरक्षा। तो यहाँ पर कौन सा है जो मशीन सुरक्षा से संबंधित है? पहला, डोंट वियर ए रिंग वॉच और चेन, अंगूठी घड़ी चेन ना पहने। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? पर्सनल सेफ्टी हो जाएगा। डोंट वॉक अंडर सस्पेंशन लोड, तो लटके हुए भार के नीचे नहीं चलना चाहिए, ये भी बेसिकली आपका पर्सनल सेफ्टी हो जाएगा। स्टॉप द मशीन बिफोर चेंजिंग द स्पीड, गति बदलने से पहले मशीन को बंद करें। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? मशीन से संबंधित यहाँ पर सुरक्षा है। चलती हुई मशीन के गियर बदलने से वहाँ पर उसके गियर टूटने की संभावना रहती है और कई सारे जो वहाँ पर रनिंग पार्ट्स होते हैं उसमें बेसिकली वहाँ पर डैमेज होने की संभावना रहती है। तो जब भी मशीन के गियर बदल रहे हैं, जैसे आप लेथ मशीन ले लीजिए, तो जब भी आपको गियर चेंज करना है तो क्या करना है? आपको वहाँ पर उसका सबसे पहले मशीन को बंद करके फिर गियर को चेंज करना है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, डोंट ट्राई टू स्टॉप योर रनिंग मशीन विथ हैंड, चलते ही मशीन को हाथों से रोकने का प्रयास ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपका हाथ डैमेज होगा। तो ये भी क्या है? पर्सनल सेफ्टी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 ये पर्सनल सेफ्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 ये भी पर्सनल सेफ्टी। ऑप्शन नंबर 4 यह भी पर्सनल सेफ्टी। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? मशीन सेफ्टी के अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बिन फॉर पेपर वेस्ट, तो पेपर के कचरे के लिए बिन का कोड क्या होता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर पेपर का जो कोई वेस्ट होता है उसे हम किस कलर के बिन में यहाँ पर हम डालते हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगर रेड की बात की जाए तो रेड किसके लिए होता है? बेसिकली मेटल के वेस्ट के लिए होता है। ब्लू बात की जाए तो ब्लू किसके लिए होता है? पेपर के वेस्ट के लिए होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नीला। पेपर के वेस्ट के लिए ब्लू या नीला का प्रयोग करते हैं। ग्रीन की बात की जाए तो ग्रीन किसके लिए होता है? ग्रीन होता है आपका ग्लास के लिए। येलो होता है प्लास्टिक के लिए। और एक और यहाँ पर पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, ब्लैक पूछा जाता है। तो ब्लैक होता है बेसिकली फूड के वेस्ट के लिए, जो खाने का वेस्ट होता है उसको हम ब्लैक बिन में यहाँ पर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which term indicate the neatness and cleanness of workplace in 5S concept, 5S अवधारणा में कार्यस्थल की साफ सफाई और स्वच्छता किस शब्द को इंगित करती है? मतलब जो 5S कंसेप्ट होता है बेसिकली उसमें किस शब्द का मतलब होता है? क्लीननेस। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली सेट का मतलब क्या होता है? आपको सेट इन ऑर्डर करना है, एक क्रम में लगाना है। सॉर्ट का मतलब होता है आपको यहाँ पर जो आप यूजफुल है उसको अलग करना है, अनयूजफुल है उसको अलग करना, मतलब छटनी करना है, अलग अलग क्रम में उसको हटाना है हमें। साइन का मतलब होता है चमकना या फिर क्लीननेस से संबंधित ये बेसिकली आपका होता है। सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना। ठीक, अब यहाँ पर इससे रिलेटेड आपके एग्जाम्पल्स में आपके क्वेश्चन में कई बार इसे जो जापानीज का 5S शब्द है वो भी पूछा जाता है। तो 5S कंसेप्ट कहाँ से आया? जापान से आया। इसका हम यूज क्यों करते हैं? इसका यूज करके हम बेसिकली वेस्ट को कम करते हुए, यहाँ पर रिजेक्शन को कम करते हुए प्रोडक्शन के रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पर इससे संबंधित 5S शब्द पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला होता है उसमें सॉल्ट को हम बेसिकली कहते हैं सेरी से। फिर उसके बाद आता है सेट का होता है सीटन के बाद फिर आता है साइन को हम लिखते हैं सीसो से। फिर उसके बाद आता है आपका सिकेट्सु जिसे हम स्टैंडराइज कहते हैं। लास्ट वाला सस्टेन के लिए सिटसुके होता है। तो भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए यहाँ पर, व्हिच इज यूज टू प्रोटेक्ट आइस व्हाइल ग्राइंडिंग, तो ग्राइंडिंग करते समय आंखों की रक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बेसिकली, तो किसका प्रयोग करेंगे, ऑप्शन है एप्रन, शूज, हेलमेट या फिर गॉगल्स। तो किसका प्रयोग किया जाएगा, ग्राइंडिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए गॉगल्स का प्रयोग करेंगे। हेलमेट का प्रयोग किया जाता है सर की सुरक्षा के लिए, जब हम वर्कशॉप में काम कर रहे होते हैं, कोई ओवरलोड हो तो वहां पर। शूज का प्रयोग किया जाता है पैरों की सुरक्षा के लिए। एप्रन का प्रयोग बेसिकली ओवरऑल शरीर की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मेक यूज ऑफ मेटल चिप्स, धातु के चिप्स का उपयोग कैसे करें। बेसिकली जब हम किसी भी मेटल की कटिंग करते हैं, मशीनिंग करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में चिप्स जनरेट होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हम चिप्स का यूज कैसे कर सकते हैं, उसे हम कैसे रीयूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन है बर्निंग, बर्निंग तो हम कर नहीं सकते, चिप्स को जला नहीं सकते। लैंड फिलिंग, लैंड फिलिंग से भी इसका कोई यूज नहीं होता है। बेसिकली अगर मान लो कोई प्लास्टिक वगैरह है, कोई अदर है, पेपर्स वगैरह है, तो उसको लैंड फिलिंग कर दो, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो क्या होगा, वहाँ पर उसमें डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेटल चिप्स का यूज नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है रिसाइकलिंग। इसका हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। बेसिकली जो भी मेटल के चिप्स होते हैं, इसको हम बहुत ही काफ़ी हाई टेम्परेचर पर मेल्ट करके फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं कास्टिंग वगैरह के लिए। तो ये बेसिकली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपोस्टिंग बेसिकली किसके लिए होता है, खाद बनाने के, जैसे आपने अपने विलेज में एग्जाम्पल देखा होगा, जो गोबर होता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, कंपोस्ट करके फिर वहाँ पर खाद बनाई जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द शेप ऑफ नीडल फाइल, जो नीडल फाइल होती है जिसे हिंदी में सुई फाइल कहते हैं, तो इसका आकार क्या होता है। यहाँ पर बेसिकली आपको एक नीडल फाइल दिखाई गई है, तो इसका आकार कैसा है, तो आप लोग देख सकते हैं ये एक हैंडल टाइप है, और हैंडल के आगे यहाँ पर जो ये सिरा बना है, ये किस शेप में बन रहा है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे तो किस शेप में बना है, चाकू के शेप में बना है। ठीक है, ये किसके शेप में बना है, चाकू के शेप में बना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइफ एज। ठीक है, जो यहाँ पर नीडल फाइल होती है उसका शेप कैसा होता है, तो नाइफ एज शेप यहाँ पर बेसिकली होता है। अब नीडल फाइल की अगर बात की जाए तो बेसिकली ये सेट ऑफ फाइल होती है, जिसमें बेसिकली आपके टोटल 12 सेट ऑफ फाइल होती हैं, 12 फाइल का सेट होती है। इसका जो यूज होता है स्पेशल पर्पज के लिए किया जाता है, जैसे टूल रूम हो गया, डाई मेकर्स के लिए हो गया, वॉच मेकर हो गया, गोल्ड स्मिथी हो गया, तो यहाँ सब इसका नीडल फाइल का प्रयोग किया जाता है और काफ़ी बारीक महीन कामों को करने के लिए प्रयोग करते हैं। क्रॉसिंग फाइल की बात की जाए कि क्रॉसिंग फाइल का यूज कहाँ करते हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा जो नाम पूछा जाता है उससे पूछा जाता है, इसका हम फिशबैक फाइल के नाम से जानते हैं। ऐसे हाफ राउंड फाइल की जगह पर प्रयोग किया जाता है। हाफ राउंड फाइल की बात की जाए तो कोई कन्वेक्स है या कोई कनकेव है, तो इस प्रकार के सरफेस की बस बेसिकली फाइलिंग के लिए हाफ राउंड फाइल का प्रयोग करते हैं। फीदर फाइल की बात की जाए तो जो फीदर फाइल होती है बेसिकली क्या होती है, इसका जो आपका नाम पूछा जाता है फीदर फाइल का कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो फीदर फाइल को हम प्रूनिंग सा फाइल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, फीदर फाइल को प्रूनिंग सा फाइल के नाम से जानते हैं। और इसका बेसिकली जो यूज किया जाता है वो ओड एंगल, कोई आपका विषम कोण है जिसको अदर फाइल से यहाँ पर हम नहीं फाइलिंग कर पा रहे हैं, तो उसके लिए फीदर फाइल का प्रयोग करते हैं। इसका शेप कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो कैसी होती है, रैम्बस के शेप में पाई जाती है। कौन सी फाइल, फीदर फाइल। कहाँ पर प्रयोग करते हैं, तो ओड एंगल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रूनिंग सा फाइल के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक वाइस दिखाई गई है, वाइस का नाम पूछा गया है कि कौन सी वाइस है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कॉलेट चेक, और इस कॉलेट चेक के द्वारा ही आप इसे पहचान सकते हैं कि ये कौन सी वाइस है, तो इसका नाम है बेसिकली पिन वाइस। ठीक है, तो ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है पिन वाइस, तो इसमें आपको सबसे आसान तरीका होता है पहचानने का कि यहाँ पर आप कॉलेट चेक को देख करके इसे आप पहचान सकते हैं। प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जो स्मॉल डायमीटर के जॉब होते हैं, छोटे बास के जॉब होते हैं, जैसे वॉच मेकर शॉप में हो गया, तो वहाँ पर होल्ड करने के लिए चीज़ों को इसका प्रयोग किया जाता है। हैंड वाइस आप सभी को पता है, बेसिकली माइल्ड स्टील या रॉट आयरन की बनाई जाती है। इसमें एक आपका एक नट लगा होता है जिसे हम बिंग नट के नाम से जानते हैं। ईजिली इसे हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं। प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जो छोटे छोटे मिनट वर्क्स होते हैं, जैसे स्क्रू, रिवेट की, छोटे ड्रिल हो गए, तो इनको पकड़ने के लिए, इनको होल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पाइप वाइस है, तो पाइप वाइस वर्टिकल मूवमेंट करते हैं इसके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पाइप वाइस होती है किसी जॉब को पकड़ते समय कितने पॉइंट पर ग्रिप करती है, तो बेसिकली ये क्या करती है, 4 पॉइंट यहाँ पर ग्रिपिंग प्रदान करती है। ठीक है,
तो ये कितने पॉइंट पर ग्रिप करती है, 4 पॉइंटों पर ये क्या करती है, ग्रिप करती है। क्विक रिलीज वाइज की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, एक लीवर लगा होता है, बट्रेस थ्रेड कटी होती है स्पिंडल पर, हाफ नट मैकेनिज्म के द्वारा इसे हम फ्रीक्वेंटली बहुत जल्दी ही ओपन और क्लोज कर लेते हैं क्विक रिलीज वाइज को। यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी का फिगर भी पूछ लिया गया है वाइज का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक लीवर लगा है, तो इस लीवर की वजह से ही इसे हम आसानी से क्या करते हैं, ओपन और क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये किस वाइज का फाइल है, तो ये बेसिकली क्विक रिलीज वाइज का ही फाइल यहाँ पर दिखाया गया है। आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पर एक्स भाग पूछा गया है कि एक्स क्या है, तो ये आपका हो गया मूवेबल जा, ये क्या हो गया आपका फिक्स जा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है ये आपका हो गया हैंडल हो गया। यहाँ पर पूछा क्या गया है, एक्स पूछा गया है, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स फिक्स जा हो जाएगा। ठीक, एक्स क्या हो जाएगा, फिक्स जा हो जाएगा। अब अगर बात की जाए जो इसके जॉस होते हैं, जो इसका बेस होता है, ये आपका कास्ट आयरन का बनाया जाता है, स्पिंडल माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, जा प्लेट यहाँ पर टूल स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर बेसिकली क्या होते हैं, स्क्रू के द्वारा इसमें फिट होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इक्विपमेंट कोई दिखाया गया और पूछा गया है क्या है, तो आप सभी इसको देखकर पहचान क्या इजीली पहचान सकते हैं क्या है, तो ये आपकी मार्किंग ऑफ टेबल दिखाई गई है। यहाँ पर आपको एक मार्किंग टेबल दिखाई गई है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जब वर्कशॉप में हम किसी जॉब की मार्किंग कर रहे होते हैं तो उस समय डेटम सरफेस इसी पर रखकर जॉब की क्या की जाती है, मार्किंग की जाती है। तो ये क्या करता है, डेटम के रूप में, ठीक है, रेफरेंस के रूप में काम करता है। तो रेफरेंस सरफेस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक मार्किंग टूल दिखाया गया है, इसके बारे में पूछा गया है ये कौन सा मार्किंग टूल है, तो आप सभी को पता है ये क्या है, तो ये आपका फिक्स टाइप का सरफेस गेज है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिक्स टाइप सरफेस गेज। अब सरफेस गेज बेसिकली दो होते हैं, एक होता है फिक्स टाइप, एक होता है यूनिवर्सल। तो जो यूनिवर्सल होता है यहाँ पर नीचे क्या होता है, इसमें बी ग्रुप कटे होते हैं, जिसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, इसे हम किसी खोखले किसी सिलेंड्रिकल या गोलाकार जॉब पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका बी ग्रुप नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फिक्स टाइप सरफेस गेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसको जहाँ पर रख देते हैं उसी स्थान पर फिक्स रहता है। ये आपका इसमें बेसिकली स्पिंडल हो गया, रॉकर आर्म हो गया, जिसमें आपका ये क्या है, स्क्राइबर को होल्ड किया गया, इसके द्वारा इजीली हम मार्किंग कर सकते हैं। बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है जॉब को जब हम सेंटर हाइट में सेट कर रहे होते हैं, ठीक, लेथ मशीन में, या वहाँ पर उसे कंसंट्रिसिटी चेक कर रहे होते हैं, तो उस टाइम इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है फिक्स टाइप सरफेस गेज का। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इस पार्ट का क्या नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली एक एक्स पार्ट का नाम पूछा गया है। इस ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए कि ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो ऊपर अभी हमने डिस्कस किया था यूनिवर्सल सरफेस गेज के बारे में। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप बी ग्रुप काटा गया है। ठीक है, तो बी ग्रुप की वजह से ही इसे हम सिलेंड्रिकल जॉब पर यूज कर पाते हैं। तो इसका नाम टोटल ओवरऑल नाम है आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज। बेसिकली इस पार्ट की बात की जाए जहां पर यहाँ पर एक्स करके मार्क करके दिखाया गया है, तो इस पार्ट का नाम हो जाएगा गाइड पिन। इसका नाम क्या हो जाएगा, गाइड पिन। गाइड पिन का काम क्या होता है, इसकी सहायता से किसी हम क्या कर सकते हैं, किसी आपका एक रेफरेंस की सहायता से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लो ये हमारी एक लाइन है, अब इस लाइन के पैरेलल में यहाँ हमें लाइन ड्रॉ करनी है, तो किसके प्रयोग से, गाइड पिन के प्रयोग से यहाँ पर हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पर फिक्स टाइप सरफेस गेज है तो इसमें स्ट्रेट स्क्राइबर प्रयोग किया जा रहा है, और जब यहाँ आपका यूज किया जा रहा है आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज, तो मैक्सिमम केस में यहाँ पर कौन सा स्क्राइबर यूज किया जाएगा, बेंट स्क्राइबर यूज किया जाएगा। ठीक, और यहाँ पर ये आपका स्नग हो गया, ये रॉकर आर्म हो गया, स्नग की सहायता से इसको होल्ड करते हैं, रॉकर आर्म की सहायता से इस स्पिंडल को क्या कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन में आसानी से यहाँ पर टिल्ट कर सकते हो, किसी भी पोजीशन में स्पिंडल को आप सेट कर सकते हो, किसकी सहायता से, तो इस रॉकर आर्म की सहायता से, और इस फाइन एडजस्टिंग स्क्रू की सहायता से एग्जैक्ट मेजरमेंट वहाँ पर मतलब एग्जैक्ट मार्किंग के लिए सेट किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the marking media will take more time to dry? चिन्हित करने वाले मीडिया में से कौन सा सूखने में सबसे अधिक समय लेता है, तो आप सभी को पता है कौन होता है, पर्सियन ब्लू। पर्सियन ब्लू जो मार्किंग मीडिया है ये सूखने में सबसे ज़्यादा समय लेता है। इसका प्रयोग फिनिश सरफेस पर
फिनिश सरफेस पर बेसिकली प्रिसाइज वर्क के लिए करते हैं, जहां पर काफ़ी अच्छी स्पष्ट लाइनें की ज़रूरत होती है, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। वाइट वाश का प्रयोग बेसिकली आपका वेल्डिंग, कास्टिंग, रफ वर्क के लिए करते हैं। कॉपर सल्फेट जो होता है ये आपका पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। सेलुलोज वर्क कई सारे मल्टी कलर में ये पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ग्राइंडर दिखाया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस ग्राइंडर का क्या नाम है। तो आप लोग चित्र में यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दो बेसिकली ग्राइंडिंग व्हील हैं। ठीक, यहाँ पर टूल रेस्ट हो गया है, ये आपका हो गया जिसमें आपका आई शील्ड हो गया है, ये आपका हो गया क्या नाम है ग्राइंडिंग व्हील। यहाँ पर हम इसको ठंडा करने के लिए जो हम जिसको ग्राइंड कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली कूलेंट बॉक्स होता है, इसमें पानी या कोई अन्य कूलेंट यहाँ पर भरा होता है। ये हो गया मोटर जिसके द्वारा इसको ऑन ऑफ किया जाता है। और ये बेसिकली आपका हो गया पेडेस्टल जिस पर हमारे ग्राइंडिंग मशीन को माउंट किया गया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा पेडेस्टल ग्राइंडर। ये क्या हो जाएगा, पेडेस्टल ग्राइंडर। बेंच ग्राइंडर आपका किस पर फिक्स होगा, बेंच पर फिक्स होगा। सरफेस ग्राइंडर एक बेसिकली बड़ी सी मशीन ही होती है आपकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एक्स से मार्क पार्ट को दिखाया गया है। अभी ऊपर ही हमने डिस्कस किया कि ये एक्स क्या है, आपका आई शील्ड है। जब यहाँ पर आप किसी पार्ट को इस टूल रेस्ट पे रख के ग्राइंड कर रहे होते हैं तो जो इसकी चिप्स निकलती है वो कुछ इस प्रकार से निकलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से निकलने के बाद आपकी आंखों में ना पड़े तो उसको बचाने के लिए यहाँ पर ही आई शील्ड लगाया गया है। यहाँ से क्या होगा, चिप्स आपकी इधर से निकल जाएगी, साइड से निकल जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस पार्ट का नाम क्या हो जाएगा, तो एक्स वाला पार्ट आपका हो जाएगा आई शील्ड, ये हो जाएगा टूल रेस्ट, ये हो जाएगा ग्राइंडिंग व्हील। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, A2। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, नेम द पार्ट मार्क एज यक्स। यहाँ भी ग्राइंडिंग व्हील का ही क्वेश्चन पूछा गया है। एक्स से मार्क पार्ट को पूछा गया है, तो एक्स यहाँ आपका ग्राइंडिंग व्हील हो गया, यहाँ भी ग्राइंडिंग व्हील हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्राइंडिंग व्हील हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राइंडिंग व्हील। सॉरी, यहाँ पर बेसिकली ग्राइंडिंग व्हील ना उसके गार्ड के बारे में पूछ रहा है। ठीक, यहाँ पर ये बाहरी वाले पार्ट को पूछ रहा है। ठीक है, आपका जो बाहरी वाला पार्ट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेसिकली व्हील गार्ड हो जाएगा। जो भी आपकी ग्राइंडिंग व्हील लगी है ये उसको क्या कर रहा है, गार्ड करने का काम कर रहा है। मतलब जो बेसिकली चिप्स होंगी वो चारों तरफ ना निकल के आपका बेसिकली पर्टिकुलर एक प्लेस आगे से ही निकल रही हैं, और साथ ही साथ में ये यहाँ पर आपको जो ग्राइंडिंग व्हील है उसको मान लो और सारी यहाँ पर जो फॉरेन मटेरियल है उससे भी बचा रहा है, यहाँ पर उसके भी प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, व्हील गार्ड हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया जाता तो ये आपका क्या हो जाता, ये हमारा व्हील हो जाता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट भी यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया, पूछा गया है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो आप सभी को दिख रहा होगा ये क्या है, एक कैलीपर है। अब कैलीपर में भी क्या है, ये आपका इंटरनल मेजरमेंट लेते हुए दिखाया गया है, और इसकी जो टांगे हैं कैलीपर की कहाँ, बाहर की तरफ मुड़ी हुई हैं, तो इसलिए क्या हो गया, इनसाइड कैलीपर हो गया। अब इनसाइड कैलीपर में भी अकॉर्डिंग टू जॉइंट के अनुसार दो होते हैं, एक स्प्रिंग जॉइंट होता है, एक फर्म जॉइंट होता है। तो ये कौन सा है, तो आप यहाँ पर स्प्रिंग देख पा रहे होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्प्रिंग जॉइंट कैलीपर हो जाएगा। तो स्प्रिंग जॉइंट कैलीपर है, कौन सा कैलीपर है, इनसाइड कैलीपर है। प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, तो किसी भी जो आपका इंटरनल है मेजरमेंट उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई होल हो गया, स्लॉट हो गया, उसकी विड्थ को नापने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग जॉइंट इनसाइड कैलीपर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पर स्टील रूल दिखाया गया है, पूछा गया है ये कौन सा स्टील रूल है, इसका क्या नाम है। तो बेसिकली इस स्टील रूल को हम कहते हैं शॉर्ट स्टील रूल, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे आपको यहाँ पर पत्तियां दिखाई गई हैं, स्ट्रिप दिखाई गई हैं, जिसको हम इसमें होल्ड करके मेजरमेंट ले सकते हैं बेसिकली आसानी से। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है शॉर्ट स्टील रूल। ठीक, प्रयोग कहाँ करते हैं, बेसिकली आपका जो कोई छोटा ग्रूव है उस ग्रूव की या फिर कीवे है, कोई स्लॉट है, तो स्लॉट की विड्थ चेक करने के लिए, कीवे की विड्थ चेक करने के लिए, या ग्रुप की विड्थ चेक करने के लिए। जैसे आप इस वाले क्वेश्चन में देखो, अभी यहाँ पर हमें मान लो इस ग्रुप की विड्थ चेक करनी थी स्टील रूल से, तो हम कौन सा स्टील रूल यूज करते हैं, शॉर्ट स्टील रूल यूज करते हैं। इस चौड़ाई का बेसिकली यहाँ पर लाके हम ब्लेड को इंसर्ट करके इसकी विड्थ को पता कर सकते थे। तो ये कौन सा है, आपका शॉर्ट स्टील रूल हो जाएगा। फोल्डिंग रूल की बात की जाए तो फोल्डिंग रूल बेसिकली कारपेंटरी शॉप में प्रयोग किया जाता है, लगभग 6 फीट की लंबाई तक ये
पाए जाते हैं। नैरो स्टील रूल की बात की जाए तो नैरो स्टील रूल आप सभी को पता है, बेसिकली ये पतली पतली साइज में होते हैं। तो कोई आपकी पतली झिर्री है या स्लॉट है तो उसकी डेप्थ को मापने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 5 mm की विड्थ जो यहाँ पर स्लॉट होती हैं, झिर्री होती हैं, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको एक फाइल दिखाई गई है और पूछा गया है इस फाइल का नाम क्या है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो तीत कटे हैं वो किस शेप में कटे हैं, थोड़ा सा कर्व शेप में कटे हैं। कैसे शेप में कटे हैं, थोड़ा सा कर्व शेप में यहाँ पर तीत इसके काटे गए हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कर्व कट फाइल इसका नाम हो जाएगा। कर्व कट फाइल को हम विक्सन फाइल के नाम से भी जानते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसका नाम पूछा जाता है, क्या दूसरा नाम है, तो इसका अदर नाम है विक्सन फाइल। प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बेसिकली जो एल्युमिनियम हो गया, टिन, कॉपर, प्लास्टिक, तो इन सभी की फाइलिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रास्प कट फाइल का प्रयोग वुड या लेदर के लिए किया जाता है। शार्प पॉइंटेड टीथ इसमें होते हैं। डबल कट फाइल, तो यहाँ पर डबल कट बेसिकली जो आपकी फाइल होती है इसमें दोनों तरफ से दांते आपके विकर्ण के रूप में कटे होते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से दांते होते हैं। ठीक, यहाँ पर बेसिकली दो प्रकार के दांते होते हैं, एक होता है आपका ओवरकट, ओवरकट का एंगल पूछा जाता है, तो ओवरकट का एंगल होता है 70 डिग्री, कितना होता है 70 डिग्री। दूसरा होता है अपकट, अपकट के दांतों का एंगल कितना होता है, तो अपकट का एंगल होता है 51 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा जाता है सिंगल कट फाइल के बारे में, तो इसके बेसिकली इसमें सिंगल रो ऑफ टीथ होते हैं, कितने डिग्री पर कटे होते हैं, तो 60 डिग्री पर यहाँ पर दांते कटे होते हैं। प्रयोग एल्युमिनियम की फाइलिंग के लिए, सॉफ्ट मेटल की फाइलिंग के लिए, कम मटेरियल हटाने के लिए सिंगल कट फाइल का प्रयोग करते हैं। डबल कट फाइल के बारे में पूछा जाए तो सिंगल कट फाइल की अपेक्षा ये अधिक मटेरियल रिमूव करती है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक्स से चिन्हित फाइल के भाग का नाम बताना है कि एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये आपका हो गया हैंडल, ये हो गया आपका फेरुल। ठीक, हैंडल क्या करता है, शॉक एब्जॉर्ब करता है। बेसिकली जो टैंग होती है इसकी शार्प एज, तो बिना हैंडल के अगर हम फाइलिंग करेंगे तो टैंग हाथ में क्या होगी, धंस जाएगी, तो उससे भी प्रोटेक्ट करता है। फेरुल क्या होता है, लकड़ी के हैंडल को फटने से बचाता है। ये आपका बेसिकली हो गया आपका हील वाला पोर्शन एज पर निम्मी के अनुसार। और यहाँ पर जो एक्स पूछा गया इसको हम क्या कहते हैं, शोल्डर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, शोल्डर कहते हैं। ये आपका हो गया एज, यहाँ पर आ गई आपकी हील या टिप, और हील या टिप से लेकर के टिप या पॉइंट से लेकर के हील तक के बीच की जो दूरी होती है यल, इसी को हम क्या कहते हैं, फाइल की लंबाई कहते हैं। और ये आपकी क्या है, बॉडी वाला पार्ट यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शोल्डर। उस पार्ट का नाम क्या है, शोल्डर है, जो कि कर्व शेप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है ब्लेड एलिमेंट मार्क एज एक्स। यहाँ पर हेक्सा ब्लेड दिखाया गया है, उसको जूम करके तो एक्स से मार्क करके इसका नॉमेनक्लेचर यहाँ पर पूछा गया है। तो बेसिकली आप देख पा रहे होंगे ये एक दांता है, ये यहाँ पर दूसरा दांता है। तो जब दो दांते हैं और इनका कोई एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट ले लिया जाए और इनके बीच की दूरी देखी जाए तो क्या होती है, बेसिकली इसे हम पिच के नाम से जानते हैं। जो दो दांतों के बीच की दूरी होती है यही क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। ठीक है, पिच ऑफ द टीथ। ठीक, दांतों के जो बीच की दूरी होती है ये क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। पिच बेसिकली यहाँ पर दो प्रकार की होती है, एक होती है फाइन पिच जिसकी पिच आपकी 0.8 और दूसरी हो गई कोर्स पिच 1.8 mm। बेसिकली ये चार होती है, एक होती है 1.4 की भी होती है मीडियम, और 1 की भी मीडियम होती है, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो फाइन 0.8 वाला और कोर्स 1.8 वाला एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। जो आपकी ये 0.8 mm वाली जो क्या कहते हैं 0.8 mm पिच वाला जो हेक्सा ब्लेड होता है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 0.8 mm यहाँ पर बहुत ही फाइन होता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है हार्ड मटेरियल के लिए। ठीक, किसके लिए प्रयोग करते हैं, हार्ड मटेरियल के लिए, या फिर आपका कोई थिन सेक्शन है, ठीक है, कोई पतला वर्क पीस है तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। या एग्जाम में आपसे पूछा जाता है जो कंड्यूट पाइप होती है उसकी कटिंग के लिए इसका प्रयोग करेंगे तो 0.8 mm हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करेंगे। 1.8 mm कोर्स पिच ब्लेड, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है सॉफ्ट मटेरियल के लिए। किसके लिए करते हैं, तो 1.8 mm का प्रयोग किया जाता है बेसिकली सॉफ्ट मटेरियल के लिए। सॉफ्ट मटेरियल के साथ साथ अगर ऑप्शन में आपको दिया जाए थिक, कोई मोटा सेक्शन वाला है, मोटी पाइप काटनी है तो किसका प्रयोग करेंगे, तो इसका प्रयोग कर लेंगे। तो सॉफ्ट हो या थिक हो तो उसके लिए 1.8 mm और 0.8 mm का प्रयोग हार्ड या थिन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक्स से चिन्हित भाग का नाम यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको एक क्या दिखाई गई है, चीजल दिखाई गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीजल दिखाई गई है, एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे बॉडी कहते हैं। आपकी चीजल की क्या होती है, बॉडी होती है, ठीक। नीचे आपका क्या है, यहाँ पर आपका पॉइंट दिखाया गया, और बात की जाए ये कैसे है, तो ये आपका फ्लैट पॉइंट है। ये कैसा, तो नीचे आपका कुछ डायमंड के शेप में बन रहा है, तो डायमंड पॉइंट कह सकते हैं, ठीक। यहाँ पर आपका हेड हो गया, जहाँ पर हम क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं, और कई बार यहाँ पर काफ़ी हैमरिंग के बाद इसके कुछ मेटल बाहर निकल जाते हैं, जिसे हम मशरूम हेड कहते हैं, तो उसको ग्राइंड करके फिर ठीक किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर यूज के अनुसार अगर फ्लैट फाइल पूछा जाए तो बेसिकली वेल्डिंग कास्टिंग जॉइंट के लिए या फिर फ्लैट सरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है। डायमंड पॉइंट चीजल पूछा जाए तो कॉर्नर पर मटेरियल को स्क्वायरिंग करने के लिए। कैप चीजल के बारे में पूछा जाए तो कैप चीजल बेसिकली आपका कीबे हो गया, उसकी फाइलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। हाफ राउंड चीजल तो आपका बेसिकली उसे हम ऑयल ग्रुप काटने के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, केंद्र पंच का कोण कितना होता है, व्हाट इज द एंगल ऑफ सेंटर पंच। तो पंच की बात की जाए तो ये भी बेसिकली आपके 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर सेंटर पर पूछा गया है तो सेंटर पंच का एंगल कितना होता है, तो सेंटर पंच का एंगल होता है 90 डिग्री। प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ड्रिलिंग करने से पहले किसी जॉब में वहाँ पर जो सेंटर होता है, सेंटर को मार्क करने के लिए, जिससे कि ड्रिल वहाँ पर प्रॉपरली सिट कर सके, तो इसके लिए सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है। 60 डिग्री वाला जो पंच होता है इसे हम डार्ट पंच के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है बिटनेस मार्किंग के लिए। जब हम किसी जॉब पर स्क्राइबर द्वारा लाइनें खींच देते हैं तो उसको पक्का करने के लिए यहाँ पर पंच का प्रयोग किया जाता है, और 2 पंच के बीच की दूरी 2 mm से लेकर 5 mm तक यहाँ पर आपकी हो सकती है। 30 डिग्री जो प्रिक पंच होता है, ठीक है, इसका प्रयोग हल्के कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे शीट मेटल में, या फिर डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए। जब हम किसी मेटल के जॉब पर, मान लो ये हमारा कोई मेटल है, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बनानी है, एक सर्किल बनानी है, ठीक, एक आर्क खींचना है, तो इसके लिए हम डिवाइडर का प्रयोग करेंगे। तो डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए यहाँ पर किसके पंच का प्रयोग किया जाता है, तो प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर हैमर दिखाया गया, हैमर का मार्क पार्ट एक्स के बारे में पूछा गया है कि जो एक्स से मार्क किया गया पार्ट है क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको एक बॉल पिन हैमर दिखाया गया है। यह हैंडल है जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करती है। जो हम हैमरिंग करते हैं तो उसमें जो झटके लगते हैं, हैंडल उसको एब्जॉर्ब करती है। आपका बेसिकली मोस्टली लकड़ी का बनाया जाता है, सीजन लकड़ी का। ये हो गया आपका पिन। पिन के शेप के अनुसार इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो बाल के समान है, बाल पिन हो गया। पिन का प्रयोग रिवेटिंग या बेंडिंग के लिए करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका फेस, जिसका प्रयोग नॉर्मली स्ट्राइकिंग वर्क के लिए किया जाता है। हल्का सा ये कर्वेचर में बना होता है, जिससे कि यहाँ पर डिगिंग ना हो मेटल में हैमरिंग करते समय। यहाँ पर आपका एक आई होल दिखाया गया है जो कि अंडाकार होता है, जिसमें यहाँ पर हैंडल फिक्स की जाती है और बेज फिक्स की जाती है, जिससे लूज ना हो सके हैंडल। ये जो आपका सेंटर वाला पार्ट हो गया टोटल ओवरऑल, इसे हम कहते हैं चीक। और इसी चीक वाले पोर्शन पर हैमर का जो वेट होता है वो भी लिखा होता है, और इस पोजीशन को हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता है, सॉफ्ट ही रखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीक। आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, चीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द पर्पज ऑफ बी ग्रुप प्रोवाइडेड ऑन द बेस ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज। यूनिवर्सल सरफेस गेज में आधार पर जो बी ग्रुप प्रोवाइड किया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो हमने अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि जो बेसिकली उसमें वहाँ पर बी ग्रुप कटा होता है उसका उपयोग क्या होता है। तो बी ग्रुप की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उसको किसी सिलेंड्रिकल या फिर बेलनाकार सरफेस पर हम उसको इजीली सेट कर सकते हैं, और उसकी मार्किंग वहाँ पर या जो भी ऑप्शन करने, जो भी कार्य करने हैं उसको हम कर सकते हैं, ठीक। तो कहाँ यूज कर सकते हैं, यूज ऑन सिलेंड्रिकल डेटम सरफेस। यहाँ पर बेलनाकार सतह पर इसको प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ चीजल यूज टू चिप ऑफ एक्सेस मेटल ऑफ बेल्ट जॉइंट एंड कास्टिंग। बेल्डिंग जॉइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को चिप को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग करते हैं। तो अभी ऊपर क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, बेल्डिंग, कास्टिंग या फिर फ्लैट सरफेस के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फ्लैट चीजल का प्रयोग किया जाता है। क्रॉस कट चीजल जिसे कैप चीजल कहते हैं, कीबे के लिए प्रयोग किया जाता है, ग्रुप के लिए। डायमंड पॉइंट चीजल यहाँ पर 90 डिग्री पर जब हमें मटेरियल की स्क्वायरिंग करनी होती है तो यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसा 90 डिग्री है, वहाँ पर मटेरियल को स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है डायमंड पॉइंट चीजल का। हाफ राउंड चीजल, हाफ राउंड नोच चीजल बेसिकली से हम कहाँ प्रयोग करते हैं, तो आयल ग्रुप काटने के लिए प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बात किया जाए, विच टाइप ऑफ वाइस इज यूज्ड फॉर ग्रिपिंग स्क्रू, रिबेट, की एंड अदर सिमिलर ऑब्जेक्ट। स्क्रू, रिबेट, चाबी और अन्य सामान वस्तुओं को जकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अभी ऊपर के क्वेश्चन में भी हमने इसको अच्छे से क्लियर किया था। किसका प्रयोग किया जाता है? हैंड वाइस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर हाइट गेज? वर्नियर हाइट गेज की लीस्ट काउंट अल्पतमांक कितना होता है? तो बेसिकली यहाँ पर शब्द क्या लगा है? वर्नियर लगा है, तो इस वर्नियर से ही आप इसकी लिस्ट काउंट को बता सकते हो। तो वर्नियर की लिस्ट काउंट कितनी होती है? 0.02 mm होती है। तो इसलिए जो वर्नियर हाइट गेज होता है इसकी भी लिस्ट काउंट कितनी होती है? 0.02 mm होती है। सेम प्रिंसिपल पर बेसिकली आपका काम करता है। ठीक, प्रयोग कहाँ करते हैं? तो किसी जॉब पर मार्किंग के लिए या उसकी हाइट चेक करने के लिए, बेसिकली डेप्थ चेक करने के लिए। बेसिकली यहाँ पर कई सारा इसका यूज हो सकता है अकॉर्डिंग टू अटैचमेंट। यहाँ पर अटैचमेंट कैसा लगाते हैं उसके अनुसार हम इसका यूज कर सकते हैं, बट जो मेन पर्पज होता है इसका मेन पर्पज होता है मार्किंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज में यहाँ पर जो मार्क करके एक्स मार्क किया गया है ये पूछा गया है कौन सा भाग है? तो सबसे नीचे हो गया आपका ये बेस हो गया। एक्स मार्क के जो पूरा भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं? बीम के नाम से जानते हैं। ये आपका इसमें स्क्राइबर हो गया, इसको होल्ड करने का नट हो गया। ठीक, इसी पर आपकी जो मेन स्लाइड लगी होती है या मेन ग्रेजुएशन वाली जो होती है ठीक स्लाइड, वो होती है मुख्य पैमाना जिसे आप कहते हैं मेन स्केल। देन आपका क्या हो गया यहाँ पर? वर्नियर स्केल, इस पर ग्रेजुएटेड होती है, ये आपका वर्नियर स्लाइड हो गया, मेन स्लाइड हो गया। तो यहाँ पर जो एक्स मार्क किया गया है ये बेसिकली किस पर मार्क किया गया है? तो ये आपका बीम पे ना मार्क करके ये कहीं ना कहीं हमारा स्केल पे मार्क कर रहा है। और ये स्केल कौन सी है आपकी? तो ये है मेन स्केल। ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो मेन स्केल, वर्नियर स्केल, बीम या मेन स्लाइड। तो आई थिंक इसका जो उत्तर होना चाहिए ये मेन स्केल हो जाएगा। बीम कब होगा? जब मान लो इधर से आपको मार्क किया गया। ठीक है, तो इसका उत्तर अभी क्या हो जाएगा? मेन स्केल हो जाएगा। कई बार पूछा जाता है वर्नियर हाइट गेज को हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, तो उसके कितनी जो उसकी बीम की हाइट है वो कितनी है उसी के अनुसार इसको स्पेसिफाई किया जाता है। 500 mm है, 300 mm है, 1000 mm है, तो उसी के अनुसार इसको स्पेसिफाई किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ही यहाँ पर सेम पूछ लिया गया है कि हम एक वर्नियर हाइट गेज को कैसे निर्दिष्ट करते हैं। हाउ वी स्पेसिफाई ए वर्नियर हाइट गेज? तो विड्थ ऑफ बीम, हाइट ऑफ बीम, थिकनेस ऑफ बीम या साइज ऑफ बेस। तो किसके अनुसार? हाइट ऑफ बीम, बीम की ऊंचाई क्या है उसी के अनुसार इसको स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक ड्रिल दिखाया गया है, उससे पार्ट जो एक्स से मार्क किया गया है उसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो चलते हैं देखते हैं क्या मार्क किया गया है। तो यहाँ पर ये पूरा ड्रिल हो गया। ड्रिल में दोनों फ्लूट्स हो गए। ठीक है, एक फ्लूट इधर हो गया, एक फ्लूट इधर हो गया। अब दोनों फ्लूट के बीच का यहाँ पर जो एंगल होता है वही यहाँ आपसे पूछा गया है कि इस एंगल का नाम क्या होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे पॉइंट एंगल के नाम से जानते हैं, क्योंकि दोनों जो लिप्स जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर क्या बनता है? पॉइंट बनता है। तो इस पॉइंट का एंगल कितना है यही आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है। यहाँ पर किस नाम से इसको जानते हैं पूछा गया है, तो इसे क्या कहा जाता है? पॉइंट एंगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात किया जाए कि पॉइंट एंगल कितना रखा जाता है ड्रिल में, तो ड्रिल में बेसिकली 60 डिग्री से लेकर के 150 डिग्री तक पॉइंट एंगल रखा जाता है। अकॉर्डिंग टू मटेरियल के अनुसार वेरी करता रहता है। अगर आपका मटेरियल हार्ड है तो इसके लिए पॉइंट एंगल की वैल्यू ज़्यादा होती है, और अगर मटेरियल सॉफ्ट है तो इसके लिए पॉइंट एंगल की वैल्यू कम होती है। जो नॉर्मल वैल्यू पॉइंट एंगल की रखी जाती है वो 118 डिग्री यहाँ पर रखी जाती है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना होता है स्टैंडर्ड माइल्ड स्टील के लिए, तो 118 डिग्री यहाँ पर उसका पॉइंट एंगल होता है। हाई स्ट्रेंथ मटेरियल जैसे हाई स्पीड स्टील के लिए पूछ लिया जाए, हाई अलॉय स्टील के लिए तो 150 तक चला जाता है। सॉफ्ट मेटल कॉपर वगैरह के लिए तो 90 डिग्री तक भी आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर मेटल के अनुसार ये वेरी करता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे हेलिक्स एंगल क्या होता है। तो हेलिक्स एंगल नथिंग बट ये जो हमारे फ्लूट्स होते हैं ये फ्लूट आपके किस एंगल पे काटे गए हैं यही आपका क्या होता है? हेलिक्स एंगल होता है। तो फ्लूट जिस एंगल पर कटे होते हैं उसी को हेलिक्स एंगल कहते हैं। एक बार आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा एंगल है ड्रिल में जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है, तो होता है आपका हेलिक्स एंगल।
क्योंकि हेलिक्स एंगल बेसिकली जब हम ड्रिल को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसी समय ये एंगल डिजाइन किया जाता है। जिस भी एंगल पर हेलिक्स करते हैं आपके यहाँ पर फ्लूट करते हैं वही उसका हेलिक्स एंगल होता है। ये इसको हम चेंज नहीं कर सकते और इसी के द्वारा हमें रैक एंगल का पता चलता है। इसके पीछे का जो भाग होता है जहाँ पर वो गैप होता है उसके बीच में जो एंगल होता है रैक एंगल है, और रैक एंगल का ज्ञान हमें हेलिक्स एंगल के द्वारा ही पता चलता है। नेक्स्ट यहाँ से अगर आपसे बात कर लिया जाए चीजल एंगल की वैल्यू कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो 120 से लेकर के 135 डिग्री के बीच होता है। क्लियरेंस एंगल की बात की जाए लिप क्लियरेंस एंगल, तो बेसिकली लिप क्लियरेंस एंगल क्यों दिया जाता है ड्रिल में ये पूछा जा सकता है। तो ड्रिलिंग करते समय बेसिकली उस जो हमारा लिप होता है कटिंग लिप उसको थोड़ा सा वहाँ पर स्पेस देने के लिए, जिससे वहाँ पर जो फ्रैक्शन है घर्षण है उसको मिनिमाइज किया जा सके, तो इसलिए वहाँ पर लिप क्लियरेंस एंगल प्रोवाइड किया जाता है। इसकी जो वैल्यू होती है 7 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में आती है। और यहाँ पर ये पॉइंट एंगल का जस्ट अपोजिट होता है। पॉइंट एंगल में क्या है, हार्ड मेटल के लिए ज़्यादा होता है और सॉफ्ट मेटल के लिए कम होता है। लेकिन जब हम लिप क्लियरेंस एंगल की बात करते हैं तो इसमें हार्ड मेटल के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, कम रखी जाती है, और सॉफ्ट मेटल के लिए इसके वैल्यू क्या रखी जाती है, ज़्यादा रखी जाती है। ठीक, नॉर्मली कितना होता है, तो स्टैंडर्ड आपको जैसे माइल्ड स्टील वगैरह हो गया तो 12 से 15 डिग्री के बीच में यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी जाती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है अगर लिप क्लियरेंस एंगल का मान ज़्यादा होगा तो ड्रिल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जो ड्रिल की कटिंग एज है वो क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। तो ये चीज़ भी ध्यान में आपको रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड आउट आरपीएम ऑफ द ड्रिल। ड्रिल के आरपीएम का पता लगाने का सूत्र क्या है, तो इसको हम बेसिकली कटिंग स्पीड के सूत्र से निकालते हैं। तो कटिंग स्पीड क्या होता है, बी इक्वल टू पाई डी एन डिवाइड बाई 1000 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो पाई डी एन 1000 डिवाइड बाई 1000 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, यहाँ पर आपको निकालना है एन जिसे हम कहते हैं आरपीएम। डी क्या है, ड्रिल का आपका डायमीटर। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एन की वैल्यू हो जाएगी बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मैनी नंबर आर इन मेट्रिक टैप सेट। तो आप सभी को पता है जो टैप होते हैं सेट के रूप में आते हैं, तो मेट्रिक में कितने टैप का सेट यहाँ पर पाया जाता है क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मेट्रिक में बेसिकली तीन सेट के यहाँ पर टैप पाए जाते हैं। मतलब कोई एक सेट है टैप का तो उसमें कितने टैप होंगे, तो उसमें 3 टैप होंगे, 3 टैप्स यहाँ पर होंगे। जिसमें जो पहला टैप होता है जिसका प्रयोग थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है, जिसे हम फर्स्ट टैप या फिर इसी को टेपर टैप के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा हम थ्रेड को स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो टैप होता है जिसे हम सेकंड टैप या फिर इंटरमीडिएट टैप कहते हैं, फर्स्ट टैप के बाद जब थ्रेड कट जाती है तो उसके बाद इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो थर्ड टैप होता है इसे हम फिनिशिंग टैप या फिर बॉटमिंग टैप के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो थ्रेड को फिनिश करने के लिए बॉटमिंग या फिनिशिंग टैप का प्रयोग करते हैं। दूसरा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लाइंड होल, कोई आपका ऐसा होल जो पूरी लंबाई तक नहीं बनाया गया है, ब्लाइंड होल है, तो वहां पर आपको टैपिंग करनी है तो किसका प्रयोग करेंगे, तो उस केस में भी हम यहाँ पर थर्ड वाले टैप का प्रयोग करते हैं। बात किया जाए यहाँ पर कई बार आपसे यहाँ पर टेपर लीड एंगल पूछा जाता है, टेपर एंगल पूछा जाता है। तो टेपर टीथ के बारे में, जैसे आपका टैप होता है तो उसमें क्या होता है, कुछ चूड़ियाँ यहाँ पर इसकी टेपर बनाई जाती हैं, तो इसके द्वारा आप टैप को पहचान सकते हो या फिर टेपर लीड एंगल के द्वारा पहचान सकते हो। तो जो पहला टैप होता है इसमें बेसिकली 8 से लेकर के 10 चूड़ियाँ यहाँ पर टेपर में बनाई होती हैं, और इसका जो टेपर लीड एंगल होता है यह होता है नियर अबाउट आपका 4 डिग्री के करीब। कितना डिग्री होता है, 4 डिग्री के करीब होता है। जो आपका इंटरमीडिएट टैप होता है इसमें आपका 3 से लेकर के जो 5 थ्रेड होती हैं ये आपकी टेपर में बनाई जाती हैं, और इसका टेपर लीड एंगल कितना होता है, तो इसका टेपर लीड एंगल 10 डिग्री होता है। जो फिनिशिंग या बॉटमिंग टैप है इसमें बेसिकली केवल 1 से 2 चूड़ी ही टेपर में बनाई जाती है, और इसमें टेपर एंगल कितना होता है, 20 डिग्री यहाँ पर टेपर एंगल दिया जाता है। तो टैप से केवल इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपसे टैप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डिवाइस इज यूज्ड एज डेटम व्हाइल मार्किंग बाय वर्नियर हाइट गेज।
जब हम वर्नियर हाइट गेज द्वारा किसी जॉब की मार्किंग करते हैं तो उसमें डेटम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, वहां पर कौन सा पार्ट होता है, कौन सा आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम प्रयोग डेटम के रूप में करते हैं, तो कौन सी होती है, तो बेसिकली वो होती है या तो आपकी मार्किंग टेबल होनी चाहिए, अगर मार्किंग टेबल नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट को हम यहाँ पर एज ए डेटम के रूप में प्रयोग करते हैं। एंगल प्लेट की बात की जाए तो इसका प्रयोग हम करते हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए, उसमें क्लैंप करने के लिए। फेस प्लेट और ड्राइविंग प्लेट आपको पता है किस में प्रयोग की जाती हैं, लेथ मशीन में प्रयोग की जाती हैं जो आपको होल्ड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाए क्या है, तो व्हाट इज द टैप ड्रिल साइज टू बी कैलकुलेटेड, सॉरी वाई द टैप ड्रिल साइज टू बी कैलकुलेटेड, टैप ड्रिल की गणना क्यों की जाती है। आप सभी को पता है जब भी हमें क्या करना होता है, थ्रेडिंग करना होता है, किसी होल में थ्रेड काटना है तो डायरेक्टली हम थ्रेड कर नहीं सकते, सबसे पहले हम ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग के बाद हम क्या करते हैं, टैपिंग करते हैं। तो जैसे मान लो टैप आपका कितना है, M10 का आपको टैप काटना है तो डायरेक्टली क्या करते हैं हम 10 mm का वहाँ पर ड्रिल नहीं करते हैं, उससे कुछ छोटा ड्रिल करते हैं। तो वही यहाँ पूछ रहा है कि कितने mm का हमको ड्रिल करना है, कितने यहाँ पर थ्रेड के लिए, तो इसकी गणना क्यों की जाती है, टैप ड्रिल साइज की गणना क्यों की जाती है। और मैक्सिमम केसेस में आपका जो होल होता है, टैप ड्रिल साइज का जो होल होता है आपका टैप के साइज से छोटा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो बेसिकली इसलिए होता है कि यहाँ पर आपको अलाउंस मिल सके जिससे कि आप थ्रेड कट कर सकें उस होल में और प्रॉपर वहां पर उसकी जो डेप्थ है, उसकी जो पिच है वो प्रॉपरली वहां पर मेंटेन की जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू मेंटेन सफिशिएंट मटेरियल टू टैप, टैपिंग के लिए यहाँ पर आपको पर्याप्त मटेरियल उपलब्ध रहे, इसके लिए यहाँ पर गणना की जाती है टैप ड्रिल साइज की। नहीं तो इनकेस अगर मान लीजिए होल बड़ा हो गया, प्रॉपर यहाँ पर मटेरियल नहीं बचा तो थ्रेड आपका पूरी गहराई तक, डेप्थ तक नहीं बनेगा, वो इजीली उसकी पिच भी वहाँ पर अचीव नहीं होगी। तो सफिशिएंट मटेरियल बचे होल में, इसके लिए टैप ड्रिल साइज की गणना यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट इज डिनोटेड बाई बी इन द फार्मूला, यहाँ पर आपको एक सूत्र दिया गया है B बराबर पाई DN बाई 1000। यहाँ पर B क्या होता है, तो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था B को क्या कहते हैं, तो उसे हम कटिंग स्पीड कहते हैं। कटिंग स्पीड किस में लिया जाता है, तो मीटर पर मिनट में, किस में लिया जाता है, कटिंग स्पीड को मीटर पर मिनट में लिया जाता है। और B बराबर पाई DN बाई 1000 एक किसका सूत्र है, कटिंग स्पीड का सूत्र है, बेसिकली ड्रिल में यूज किया जाता है कटिंग स्पीड के कैलकुलेशन के लिए। डी क्या होता है, वहां पर डायमीटर होता है ड्रिल का, एन क्या है, वो नंबर ऑफ RPM है, पाई आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस ए ड्रिल एडवांस इन वन रोटेशन व्हाइल ड्रिलिंग, ड्रिलिंग करते समय एक रोटेशन में, मतलब एक बार ड्रिल को घुमाया जाए तो जितनी दूरी होल में चलती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, मान लो एक राउंड आपने घुमाया तो जितनी गहराई तक ये ड्रिल आपका जॉब में प्रवेश किया तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे बेसिकली कहा जाता है फीड, इसको क्या कहते हैं, फीड कहते हैं। ड्रिल आपका एक रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर में जितनी गहराई तक जाता है उसी को क्या कहा जाता है, तो उसी को फीड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स, यहाँ पर बेसिकली आपको एक पिलर ड्रिलिंग मशीन दिखाई गई है, इसमें पूछा गया है एक्स से पार्ट मार्क का क्या नाम है। यहाँ पर आपको एक पार्ट को मार्क किया गया है एक्स से, पूछ रहा है इसे क्या कहते हैं, तो बेसिकली ये हो गया आपका बेस, बेस के ऊपर ये क्या हो गई, कॉलम हो गई। ठीक है, कॉलम के ऊपर ये हो गया आपका जॉब होल्डिंग, जिसमें हम टूल रेस्ट कह सकते हैं, जॉब को जिसमें हम होल्ड करते हैं। यहाँ पर आपकी वाइस लगी होती है, बेसिकली मशीन वाइस, ठीक, जिसमें आपका टी बोल्ट को प्रयोग करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जॉब को होल्ड कर सकते हैं। ये आपका क्या है, बेसिकली जिसमें हम आपका क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा हम यहाँ पर ड्रिल को फीड देते हैं, तो ये आपका फीड हैंडल है। यहीं पर आपकी एक मोटर भी लगी होती है स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आपकी क्या लगी है, स्टेप पुली लगी है, स्टेप पुली के द्वारा यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर स्पीड को चेंज करते हैं, गियर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, आपका स्टेप पुली है जिसके द्वारा यहाँ पर डिफरेंट स्पीड को प्राप्त किया जा सकता है। ये है जिसके द्वारा हम फीड को, मतलब ड्रिल की फीड को कंट्रोल करते हैं। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये पार्ट क्या है। तो इस पार्ट को कहते हैं हम कॉलम, जिसमें ये पूरी आपकी जो ड्रिलिंग मशीन है ये आपकी माउंट होती है, इसी पर टोटल इसका लोड होता है, तो ये क्या हो गया, कॉलम हो गया।
नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन। यहाँ पर बेसिकली आपको ऑपरेशन करते हुए दिखाया गया है। जो भी सॉकेट हेड स्क्रू हैं यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसको बिठाया जा रहा है। तो सॉकेट हेड स्क्रू को बिठाने के लिए यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं काउंटर बोरिंग। इसको क्या कहा जाता है, काउंटर बोरिंग कहा जाता है। काउंटर सिंकिंग क्या होती है, तो कोई भी आपका ड्रिल्ड होल है उसको अप टू ए सर्टेन लिमिट, सर्टेन डेप्थ तक उसको थोड़ा सा बड़ा करना होता है, तो उसको हम कहते हैं इस काउंटर सिंकिंग। स्पॉट फेसिंग क्या होती है, तो ड्रिल किए गए होल का जो यहाँ पर बाहरी सिरा होता है उसको फिनिश करना, जिससे कि यहाँ पर जब आप वाशर वगैरह लगाएं, नट बोल्ट लगाएं तो प्रॉपरली वो सिट कर सके। रिमिंग क्या होता है, ड्रिल किए गए होल को यहाँ पर दिए गए आकार में फिनिश करना होता है। फिनिशिंग साइज जो होती है उसमें एक्यूरेट फिनिश करना, वहां पर बेसिकली क्या कहलाता है, रिमिंग कहलाता है। कोई भी आपका ड्रिल है, जब ड्रिल करते हो तो उसमें बहुत क्या होते हैं, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो सर्कुलर मार्क्स होते हैं। यहाँ पर जो ड्रिल होता है उसके सर्कुलर मार्क, चैटरिंग मार्क होते हैं। तो उसको दूर करने के लिए, होल को बिल्कुल मिरर फिनिश करने के लिए कह सकते हो, यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से फिनिश करने के लिए कौन सी प्रोसेस की जाती है, रिमिंग की प्रोसेस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेसिकली ये आपके 38 क्वेश्चन थे जो कि किससे पूछे गए हैं, यहाँ पर ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछे गए थे। ठीक, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 40 मिनट की अप्रॉक्स हो चुकी है, तो यहाँ पर हम जो वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन है इसको इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली यहाँ पर जो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन और जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सभी में समान है। जैसे अगर आप फिटर का सेट ले लो या मशीनिस्ट का ले लो, टर्नर का ले लो, तो जो फिटर फर्स्ट ईयर के सेट 1 में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर के 75 तक, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर के क्वेश्चन नंबर जो 75 तक यहाँ पर आपसे पूछा गया है, चाहे हम बात करें फिटर फर्स्ट ईयर सेट 1 की, मशीनिस्ट फर्स्ट ईयर सेट 1 की, टर्नर फर्स्ट ईयर सेट 1 की, इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर सेट 1 की, जितने भी 2 साल वाले ट्रेड हैं, ठीक, उसमें जो फर्स्ट ईयर का सेट 1 है उसके जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन है सभी के समान होंगे। तो हमने जो फिटर फर्स्ट ईयर का सेट 1 है उसको काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर जो आगे बाकी के क्वेश्चन है 39 नंबर से लेकर के 75 नंबर क्वेश्चन, इसको आप डिटेल में समझने के लिए जो फिटर फर्स्ट ईयर का सेट 1 वाला वीडियो है उसको देख लीजिएगा। हम उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, साथ ही साथ आई बटन का लिंक है, वहां पर भी आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको आपको छोड़ना नहीं है। फिटर फर्स्ट ईयर सेट 1 से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग के जो भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको आप जा करके देख सकते हैं, क्योंकि उसको हमने अच्छे से उसमें डिटेल में कवर किया है। यहाँ पर फिर से वही चीज़ करेंगे डिटेल में तो वीडियो आपकी बेकार में लंबी काफ़ी हो जाएगी, और इतना लंबा वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसको हम यहीं पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको होल्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर सेट 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, जिससे कि हम फर्दर यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक, और इसे अपने फ्रेंड के भी शेयर करिएगा जिससे उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबाइएगा, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और अगर वीडियो लास्ट तक आप देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।